आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मिठाइयों के नाम बदलने की भी है। देखिए, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंगर में खाना खाते नजर आए। दरअसल वो ऋषिकेश के गुरुद्वारा साहिब पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। इस मौके पर राज्यपाल और सीएम ने वहां गुरुद्वारे में मत्था टेका और लंगर भी खाया। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। राजस्थान के जयपुर में कई मिठाइयों के नाम बदल दिए गए। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से यहाँ के लोगों में भी पाकिस्तान के प्रति काफी नाराजगी है। लिहाजा जयपुर के कई दुकानदारों ने अपनी मिठाइयों के नाम से पाक शब्द हटाने शुरू कर दिए। इनकी जगह श्री या भारत जोड़ा जा रहा है। मसलन मोती पाक मिठाई को अब मोती श्री बोला जा रहा है और इसी तरह मैसूर पाक को मैसूर श्री। हरियाणा के करनाल में अंकिता मान नाम की महिला ने सड़क हादसे में घायल एक शख्स की मदद की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अंकिता एक निजी अस्पताल में काम करती हैं। शाम को जब वो अपने घर से अपने बेटे के साथ घूमने के लिए निकली थी, तभी उन्होंने देखा कि एक सड़क हादसा हुआ है और एक युवक जमीन पर लेटा है। ऐसे में अंकिता ने उस शख्स को होश में लाने की कोशिश की। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से घायल को अस्पताल भिजवाया। अंकिता ने बताया कि उसका भाई भी सड़क हादसे का शिकार हो गया था। ऐसे में वो नहीं चाहते कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। अंकिता के इस काम की सोशल मीडिया पर भी काफी तारीफ हो रही है। शिरडी के साईं बाबा द्वारका माई मंदिर में एक सोने की घड़ी बरामद हुई, जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल इस घड़ी के डायल में क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर बनी है। नक्काशीदार घड़ी में 2 बेशकीमती माणिक भी हैं। इस घड़ी की कीमत करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। ये महिला सुरक्षा कर्मी को बरामद हुई थी। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि जिस श्रद्धालु की ये घड़ी होगी उसको ये लौटा दी जाएगी। मूल्यवान चीजें जो है जब हमारे सुरक्षा कर्मचारी संस्थान का स्टाफ जो है उनको मिलती है तो वो संरक्षण कार्यालय जो है उसमें वो जमा करते हैं और उस भक्त की चौकसी करके वो भक्त को जो है वो मूल्यवान चीज़ें जो है वो वापस करते हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के दौरान अनोखी शादी देखने को मिली। दरअसल इस दौरान शादी समारोह में 3 फीट के दूल्हे और 2.5 फीट की दुल्हन ने एक साथ फेरे लिए। ये जोड़ा यहाँ लोगों के बीच चर्चा का भी केंद्र बन गया। बताया गया कि दूल्हा जितेंद्र कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला है और मुंबई में फल बेचने का काम करता है। वहीं दुल्हन का नाम हीरामणि है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सरकारी राशन में चल रहे फर्जीवाड़े से जुड़ी। सचमुच मध्य प्रदेश का सरकारी सिस्टम गजब का है, जहां जिंदा व्यक्ति राशन के लिए दर दर भटक रहा है और मृतक पिछले 8 साल से राशन उठा रहा है और राशन लेने के लिए उसका नाम आज भी राशन कार्ड में दर्ज है। यह मामला तब उजागर हुआ जब गांव की महिला सरपंच ने जिंदा व्यक्ति को राशन दिलाने की कोशिश की और मृतक के नाम पर राशन वितरण का खुलासा हुआ। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन में फल फूल रहे भ्रष्टाचार को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मध्य प्रदेश में सतना जिले के अकौनी गांव में ये ऐसी सरकारी राशन दुकान है जहां भूत यानी डेड पर्सन को बड़ी आसानी से राशन मिल जाता है, लेकिन जीवित व्यक्तियों को इस दुकान से राशन के लिए जूझना पड़ता है। बताया जा रहा है कि 8 साल पहले मृत व्यक्ति के नाम पर उसके घर वाले हर महीने राशन ले रहे हैं। बाकायदा पीडीएस मशीन में अंगूठा लगाते हैं और उनके हिस्से का राशन उठाते हैं। मध्य प्रदेश शासन हर जगह की समग्र वासी करवा रही है, राशन, पेंशन, सभी मूलभूत योजनाओं की। तो जब अभी इस संबंध में चर्चाएं हुई तो और एक गंभीर मामला हमारे यहाँ पे उठा था कि एक मृतक कर दिया गया, जीवित व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर गलत तरीके से मृतक कर दिया गया। उसमें जब गंभीरता से दिखाया गया, शिकायतें हुई और आप लोगों के सहयोग से जब खबरें उठाई गई तो उसको जीवित किया गया। उसके बाद जब जांच हुई, गंभीरता से लिया गया तो यहाँ पे देखा गया सर एक मृतक व्यक्ति को जो लगभग 7-8 साल पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको राशन दिया जा रहा है।
एक गंभीर मामला लगा कि जिसकी 7-8 साल पहले मृत्यु हो गई उसको राशन कैसे दिया जा रहा है। पता चला कोटेदार साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि उनके परिवार के सदस्य अंगूठा लगाते तो हम राशन दे रहे हैं। अभी हमने फिर उनसे बात की तो उनका कहना है कि उनके परिवार के लोग दबाव डाल रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं सर। उसके बाद अपन लोग जब बात किए तो सरपंच महोदय से बात हुई तो उनसे जब बात की तो उन्होंने शिकायत किया, माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ शिकायत की तो तहसीलदार साहब उसमें कोई एक्शन नहीं लिए। अकौनी गांव के सरपंच के पति अनुराग सिंह के मुताबिक बलवंत सिंह की 8 साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन राशन लेने के लिए उनका नाम आज भी राशन कार्ड में दर्ज है। जब मैंने KYC करना शुरू किया, घर घर जाके, उसका बलवंत सिंह वो नहीं है, बताए कि एक्सपायर हो चुके हैं। कब जानकारी लगी? 1 हफ्ते के लगभग जी। क्या उनके बारे में जानकारी और लगी, कब एक्सपायर हुए? नहीं, उसके पहले की जानकारी नहीं लगी मेरे को, KYC के दौरान ही मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। अब क्या कार्रवाई होगी इस मामले में? ये जिला कार्यालय जाएगा, वहाँ से नाम विलोपित हो जाएंगे जैसा भी है। जानकारी होने पर गांव की महिला सरपंच श्रद्धा सिंह ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की, लेकिन कोटर तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने CM हेल्पलाइन का सहारा लिया। शिकायत मिलने पर जब इस मामले की जांच हुई तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS में चौंकाने वाला घोटाला सामने आया। यहाँ 8 साल पहले मृत बलवंत सिंह के नाम पर आज भी राशन कार्ड से राशन उठाया जा रहा है। प्रारंभिक रूप से जो जांच की गई उसमें ये पाया गया कि जो शिकायत है कि मृतक को सदस्य मिल रहा है, ये बात सही है कि परिवार में जो सदस्य थे तो एक मृतक हैं बलवंत सिंह जी करके, तो उनका नाम विलोपन नहीं हुआ था। समग्र पोर्टल से तो हटाया गया है संबंधित पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से, और राशन मित्र पोर्टल से उनका नाम विलोपन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं या प्रदीप सिंह जी हैं, वो अंगूठा लगा के कंटिन्यू राशन ले रहे हैं। अभी उसमें क्या किया गया है कि शिकायत प्रकाश में आने से रोजगार सहायक जो अकौना पंचायत की हैं उनसे संपर्क करके पोर्टल पे नाम विलोपन की कार्रवाई करवाई गई है। राशन लिया जा रहा है, कितना राशन लिया जा रहा है, कुछ जानकारी है? अब परिवार में जो हमारे पोर्टल में प्रदर्शित है 8 सदस्य हैं, उसमें से 8 लोगों का राशन परिवार के द्वारा लिया जा रहा है। जबकि जीवित शंकर आदिवासी को 2017 में मृत घोषित कर दिया गया था, जिससे सरकारी सुविधाओं से वो आज भी महरूम हैं और राशन के लिए वो आज भी भटक रहे हैं। शंकर को जब रियायती राशन मिलना बंद हुआ तो उन्होंने स्वयं को जिंदा सिद्ध करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी शुरू कर दी। 6 माह पहले मामला सरपंच के संज्ञान में आया। सरपंच ने CP ग्राम पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई। इस तरह कलेक्टर के आदेश पर शंकर आदिवासी सरकारी रिकॉर्ड में पुनर्जीवित हो गया, मगर सरकारी राशन आज भी उन्हें नसीब नहीं है। पात्रता और अपात्रता का या जैसे मृत हैं या उनको विलोपन करने की कार्रवाई है हमारे स्थानीय निकाय के माध्यम से पंचायत स्तर से होती है, जिसके लिए विहित अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी पंचायत सचिव हैं। हमारा जो विभागीय पोर्टल है हम राशन मित्र, उसकी लॉगिन ID वगैरह बना के उनको उपलब्ध करवाई गई है। वहीं बलवंत सिंह की 8 साल पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है, लेकिन उनका नाम राशन कार्ड पोर्टल से नहीं हटाया गया। फूड इंस्पेक्टर ब्रजेश पांडे ने बताया कि शुरुआती जांच में पाया गया कि बलवंत सिंह का नाम समग्र पोर्टल से हटाया गया था, लेकिन राशन पोर्टल पर बलवंत सिंह का नाम बरकरार रहा। बलवंत के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र सिंह और प्रदीप सिंह उनके नाम पर अंगूठा लगाकर राशन ले रहे हैं। अब शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने बलवंत सिंह का नाम राशन पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गांव के सरपंच पति अनुराग सिंह ने इस भ्रष्टाचार पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिंदा लोग राशन के लिए भटक रहे हैं, जबकि मृतक के नाम पर राशन उठाया जा रहा है। 2017 में मार डाला था, वह लाभ हमें कुछ नहीं मिल रही, तब बताई का किन जाए। कैसे आपको किस में मार डाला गया? जो हम पढ़े लिखे हो जनबे करी तो फिर का बताई। राशन पेंशन आपको मिल रहा है? राशन पेंशन कुछ नहीं मिल रही, और सरपंच साहब अपन सही कोशिश करें लगे हैं, तो जिंदा तो हो ही गए हैं, पर सरकारी लाभ अभी नहीं मिल रही हमका। मरे लोगों को मिल रहा है, हम लोग गरीब आदमी, हमको नहीं मिल रहा, तो का हमारा आदमी को मिला चाहिए, जिंदा आदमी का ना मिला चाहिए। ये मामला PDS में भ्रष्टाचार को उजागर करता है। भारत सरकार की मंशा हर गरीब को पर्याप्त राशन देने की है, जहां गरीबी रेखा से नीचे वालों को 35 किलो और उससे ऊपर वालों को 15 किलो राशन प्रति माह मिलता है।
लेकिन टिकुरी अकौना जैसे हालात व्यवस्था के खामियों को दर्शाते हैं, जहां जिंदा लोग राशन के लिए तरस रहे हैं और मृतकों के नाम पर राशन का दुरुपयोग हो रहा है। जाहिर है सरकारी कोटे से मिलने वाले राशन में अक्सर गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं और जो राशन लाभार्थियों को मिलना चाहिए उनके पास तक सीधे नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन में फल फूल रहे भ्रष्टाचार को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सतना से वेंकटेश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शनिवार को पुंछ दौरे पर जा सकते हैं राहुल गांधी। पाकिस्तानी हमले के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले पर सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने का विरोध किया। वहीं अदालत में एक महिला वकील ने तमिलनाडु के गांव में चोल राजाओं के बनाए 1500 साल पुराने मंदिर का जिक्र किया, लेकिन दावा है कि इस पूरे गांव को ही वक्फ घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सेना के जाबाजों का सम्मान किया। उन्होंने रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान गैलेंट्री अवार्ड्स दिए। इस दौरान वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र पंजाब रेजिमेंट के मेजर मंजीत और नायक शहीद दिलावर खान को दिया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 93 जाबाजों को ये वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है। इनमें 11 मरणोपरांत सम्मान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ईडी पर सख्त टिप्पणी की। ये मामला तमिलनाडु में शराब के लाइसेंस से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ईडी सारी हदें पार कर रही है। अब इस केस की ईडी जांच पर रोक लगा दी गई। साथ ही अदालत ने सवाल पूछा कि जब पहले से ही राज्य में एफआईआर दर्ज है तो ईडी ने बेवजह क्यों दखल दिया। ईडी ने इस केस में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उसने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि वो अपनी सीमाएं नहीं लांघ रहा है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन फिर मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार और शनिवार को बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही लोगों को उमस से भी राहत मिलेगी। वहीं उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में भी लगातार बारिश रहेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मुश्किलों में घिर गए। दरअसल उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी। ये मामला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इसमें 5 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। उधर इस खबर के बाद सत्यपाल मलिक के सोशल मीडिया हैंडल पर बताया गया कि वो 11 मई से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। स्थिति बहुत गंभीर है और पिछले 3 दिनों से डायलिसिस चल रही है। यूपी में डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। दरअसल वो 31 मई को रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन अटकलें हैं कि सरकार उन्हें इस पद पर बनाए रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को सेवा विस्तार की सिफारिश भेज सकती है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर के देशनोक में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने 40 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी देश पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने 2 टूक कहा कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसका हश्र वही होगा जो पाकिस्तान के आतंकियों का हुआ। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य की भी तारीफ की। वहीं विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है और पूछ रहा है कि पहलगाम हमले के 1 महीने बीत जाने के बाद भी आतंकी नहीं पकड़े जा सके हैं। आखिर मोदी सरकार क्या कर रही है? भारत माता की वंदे 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 वंदे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे तो उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत करणी माता मंदिर में पूजा पाठ से की। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में पूजा पाठ के बाद माता करणी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर से हुंकार भरी।
जिसकी गूंज पाकिस्तान के बहावलपुर और रहीम यार खान एयरबेस तक पहुंची। वही एयरबेस जिसे भारतीय सेना ने तबाह कर डाला। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। उन्होंने फिर दोहराया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। वहीं मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष पूछ रहा है कि 1 महीने बाद भी पहलगाम के आतंकी क्यों नहीं पकड़े जा सके। विपक्ष विदेशों में डेलीगेशन भेजने पर भी सवाल उठा रहा है। हमारी लगभग 26 माताएं और बहनों का जो सिंदूर खत्म कर दिया हुआ, जो नाराज हम अतिरेकी दहशतगर्द थे, उनका क्या हो गया? यह हमारा सवाल हमेशा रहेगा। आपने पहले युद्ध किया, आपने फिर सीजफायर किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प आया बीच में, आपने 50-60 सांसदों को विदेश यात्रा पर भेज दिया। लेकिन मुख्य प्रश्न है कि वो 6 आतंकवादी कहाँ हैं? कई सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, ये पहले भी आतंकी हमले किए हुए थे। पिछले 18 महीने में 3 और आतंकी हमले में ये जिम्मेदार थे। पर ये लोग भटक रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, और जहां पहले आतंकी हमले नहीं हुए थे अभी हो रहे हैं। और हमारे सारे सांसद जापान, अमेरिका, अलग अलग देशों में 30-32 देशों में घूम रहे हैं। आतंकवादियों को तो पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए। वो तो आपकी प्राथमिकता वो है, प्राथमिकता सांसदों को भेजने की नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस आपसी अंतर्कलह से जूझ रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसा नेता ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, जबकि राहुल, खड़गे और जयराम रमेश सरकार से सवाल कर रहे हैं। मुझे दुख है, कांग्रेस पार्टी शायद इनर कंट्राडिक्शन में चल रहा, भरम में है। आज चाहे आनंद शर्मा हो,
चाहे खुर्शीद आलम हो, चाहे अन्य कोई लोग, वो तारीफ कर रहे हैं। क्या ये जो गालियां दे रहे हैं राहुल गांधी, खड़गे साहब, जयराम रमेश जी, हमने तो केवल आतंकियों को मारा है और आगे भी आतंकी फैलाएगा तो आतंक को मारेंगे, चाहे जो करना। इस वक्त सियासत का अजब गजब दौर चल रहा है। सरकार में शामिल पार्टियां तो एक सुर में हैं, पर विपक्षी पार्टियों में एक राय नहीं। एक ही पार्टी के नेता अलग अलग बोल रहे हैं। असल में विपक्ष में डेलीगेशन ने दरार डाल दी है। जो डेलीगेशन में शामिल हैं, जिन्हें दूसरे देशों में जाकर भारत की राय रखने का मौका मिल रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, पर जिन्हें मौका नहीं मिला वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार आतंकियों का खात्मा जारी है, पर अब तक पहलगाम हमले से जुड़े सारे आतंकियों का पता नहीं चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 645 अंक गिरकर 80,952 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 204 अंक फिसलकर 24,610 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,650 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 2,040 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,01,200 रुपए हो गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 42 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 1 पैसे हो गई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए अहम फैसला लिया। इसके तहत अब दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसके लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे ऐसी गाड़ियों की पहचान हो सके। नियम का पालन नहीं करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दिल्ली सरकार का यह आदेश 1 जुलाई से लागू होगा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुकिंग में होने वाली परेशानी की। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आप मोबाइल ऐप पर कैब बुक करते हैं, बुकिंग कंफर्म हो जाती है, लेकिन अचानक से ड्राइवर मनमाने ढंग से राइड को कैंसिल कर देता है, जिससे राइडर यानी कि यात्री काफी परेशान होते हैं। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कैब एग्रीगेटर पॉलिसी में बदलाव किया। नई पॉलिसी के तहत ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर मनमाने ढंग से राइड को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ड्राइवर बिना किसी वैध कारण के राइड कैंसिल करता है तो उसे किराए का 10% या फिर अधिकतम 100 रुपये जुर्माना यात्री को देना होगा। इसी तरह से अगर कोई यात्री बिना कारण बताए बुकिंग कैंसिल करता है तो उस पर किराए का 5% या फिर अधिकतम 50 रुपए का फाइन लगेगा, जो कि ड्राइवर के अकाउंट में जमा हो जाएगा। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि पूरे राज्य में मिलने वाली कैब सर्विस ज्यादा अनुशासित हो सके और लोगों का भरोसा बढ़े। कैब सर्विस से जुड़े इस कदम से ड्राइवर और यात्री की ओर से लास्ट मिनट में बुकिंग रद्द किए जाने पर लगाम लगेगी और दोनों तरफ से भरोसा बढ़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पॉलिसी में यह बदलाव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देश के तहत किया है, जिसमें कहा गया है कि हर राज्य को अपने हिसाब से ऐप बेस्ड एग्रीगेटर के लिए जरूरी नियमों में बदलाव करने चाहिए। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए निर्देश के तहत अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। इस पॉलिसी में राइड शेयरिंग के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा पर खासतौर पर ध्यान दिया गया है। कार पूलिंग और राइड शेयरिंग के दौरान कंपनियों से कहा गया है कि वे विशेष तौर पर महिला यात्रियों के लिए महिला ड्राइवर ही रखें। इसके अलावा कैब में यात्रियों के सुरक्षित सफर के लिए ऐप में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऑप्शन की व्यवस्था जरूरी है। कैब ड्राइवर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और यात्री और ड्राइवर दोनों का बीमा कराना भी अनिवार्य है। महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि राज्य में कैब सर्विस को लेकर उठाए गए ये कदम देश के दूसरे राज्यों के लिए बेंचमार्क बनेंगे और फॉलो किए जाएंगे। महाराष्ट्र में कैब सर्विस को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप ऑटो चलाते हैं, कितने साल से चला रहे साहब? 20 साल हो गया सर जी। 20 साल हो गया। ओला उबर
का मैंने आपको बता ही दिया। अगर कैंसिल होता है तो ड्राइवर का जगह पे 10% और जो यात्री है उसका 5%। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? सर जी मैं तो ओला चलाता नहीं, मैं तो अब जो चलाते होंगे उनको मालूम होएगा ना। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से सरकार को पैसे काटने चाहिए? नहीं काटने चाहिए। काटने चाहिए, हाँ। कैंसिल करते हैं तो काटने चाहिए। कैंसिल करते हैं तो काटने चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको कोई फर्क पड़ता है ओला उबर के आने से? आपके व्यवसाय पे कुछ फर्क पड़ा है? थोड़ा बहुत तो फर्क तो पड़ेगा ना, ऐसा नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपसे भी सेम सवाल साहब, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो थैंक यू कि आपने ये पॉइंट उठाए हैं। अब ये पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इसमें ड्राइवर का तो मरण है ही है, ये साथ में पब्लिक का भी मरण है। और एक तो इतने मेहनत से अभी ये लोगों ने जो साइबर के हिसाब से, जो ये लोगों ने इंटरनेट के हिसाब से कैच करके रखे हैं कि एरिया वाइज वो लोग देखते हैं कि कितनी गाड़ियाँ अवेलेबल है, कितने पैसेंजर्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से एक तो वो रेट हाइक करते हैं। ऊपर से ये नया जो नियम लागू कर रहे हैं, अब एक नया नियम आरटीओ की तरफ से भी लागू है ओला उबेर के ऊपर और पैसेंजर्स के ऊपर भी, कि उनको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। और अब जो नया रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है वो भी नहीं कर रहे ओला उबेर का। जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हो गई वो नए के लिए जाएंगे तो उनको पार्किंग का ये दो। अब ओला उबेर वाले गरीब आदमी हैं, वो पार्किंग का कहाँ से लेके आएंगे? आपके पास बीएमसी पार्किंग, उनको दो अलॉटमेंट। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उनका 5% कटेगा, पैसेंजर का 10% कटेगा। नहीं, पैसेंजर का 5% कटेगा, उनका 10%, का 10% कटेगा। पैसेंजर ने क्या गलती किया है जो हमारा 5% कटेगा? हम तो फैसिलिटी लेना चाहते हैं ना, हम उनको भी जॉब देना चाहते हैं, जो जैसा सरकार चाहती है हम वो सब हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी हमारे ऊपर वो लादा जा रहा है, वो थोपा जा रहा है। वो हमें मेरे हिसाब से तो मैं मेरे फैमिली को तो अलाउड नहीं करूँगा ये सब चीज़ें थोप लिया जाए। जो गाड़ी भी चलाते हैं ओला उबेर, वो भी जो सामान्य आदमी है जो बुक करता है वो भी सामान्य आदमी है। आप सामान्य आदमी के जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल रहे हो, और जो पैसे वाले लोग हैं उनको तुम कर्जा देते हो, वो कर्जा उठा के भाग जाते हैं। सामान्य आदमी का इसमें कुछ ही फायदा नहीं है। बराबर है, होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी 15 मिनट वेट करते हैं, वो लोग बाद में कैंसिल कर देते हैं, तो उनका ड्राइवर कैंसिल करेगा तो बेटर है ना। मतलब आपको लगता है कि सही है, पैसे कटने चाहिए? हाँ, उनके कटने चाहिए ना, बिकॉज उन्होंने कैंसिल किया ना। और यात्री के हमारे पैसे, हमारे 5% कट होते अभी तो नहीं होने चाहिए क्योंकि ड्राइवर कट करता है तो हम लोग वेट करते हैं 15 मिनट कभी कभी उनके लिए, बाद में नीचे खड़े हो जाते हैं, बाद में एंड में बोलते हैं कैंसिल कर दिया राइड। तो हम लोग किधर पहुंचना होता है एयरपोर्ट वगैरह किधर, तो लेट हो जाता है ना। मोटोरोला के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की बिक्री शुरू। इसी के साथ टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही कुछ और जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए अहम कदम उठाया। दरअसल विभाग ने FRI यानी फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर नाम का एक टूल पेश किया। इसके जरिए संदिग्ध फोन नंबरों की पहचान की जाती है और ये टूल UPI समेत दूसरे तरीकों से होने वाले लेन देन के लिए संदेह होने पर अलर्ट जारी कर देता है। यानी एक तरह से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। PIB की फैक्ट चेक टीम ने एक वायरल पोस्ट को लेकर सरकार का पक्ष रखा। PIB के मुताबिक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल एक पोस्ट में ऐसा फर्जी दावा किया जा रहा है कि सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण और युद्ध में घायल या शहीद हुए सैनिकों के लिए एक विशेष बैंक खाता खोला है। लेकिन PIB ने साफ किया कि ये दावा भ्रामक है। साथ ही साफ किया कि इस वायरल पोस्ट में दिखाया गया बैंक खाता भारतीय सेना के आधुनिकीकरण या हथियारों की खरीद के लिए नहीं है। मोटोरोला के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन की बिक्री शुरू हो गई। इसका नाम मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 90,000 रुपए रखी गई है। मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा है। साथ ही सेल्फी के लिए आगे की तरफ 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। अमेरिका में गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कैरेक्टर.ai पर केस चलेगा। अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी। ये मामला 14 साल की एक लड़की की मौत के मामले से जुड़ा है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरेक्टर से बात करता था। माना जाता है कि वो बातचीत करते करते असल से काल्पनिक दुनिया में चला गया था। उधर गूगल और कैरेक्टर.ai ने कोर्ट में कई दलीलें देकर मुकदमा खारिज करने की अपील की थी, लेकिन अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको अहमदाबाद की ऐसी दो बुजुर्ग बहनों से मिलवाएंगे जो हिम्मत, हौसले और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
80 साल की उम्र पार कर चुकी ये बुजुर्ग न सिर्फ खुद स्कूटर चलाकर अपने रोजमर्रा के काम निपटाती हैं, बल्कि कई सामाजिक काम भी करती हैं। आज ही अपनी जिंदा दिली से सबको खुश और संतुष्ट रहने का मंत्र भी वो दे रही हैं। बेशक अहमदाबाद की सड़कों पर स्कूटर राइड करने वाली ये दोनों बहनें शोले फिल्म वाले जयवीरू की जोड़ी याद दिला रही है, लेकिन इलाके में ये स्कूटर वाली बा के नाम से बेहद मशहूर हैं। मंदा बहन जिनकी उम्र 86 साल है और उन्हीं की सगी बहन उषा बहन जिनकी उम्र 83 साल की है। दोनों ही सगी बहनें हैं और एक्टिवा पर दोनों ही टू व्हीलर चलाती हैं और सड़कों पर जब निकलती हैं तब लोग एक बार दोनों बहनों की इस जोड़ी को देखते रह जाते हैं। शहर के धरणीधर की रहने वाली इन दोनों बुजुर्ग महिलाओं के लिए हिम्मत, हौसला और आत्मनिर्भरता ही उनका जीवन मंत्र है। डर है वहाँ प्रीत नहीं है का जीत नहीं है, बस ऐसा मानती हूँ। चाहे छोटी उम्र के चाहे बड़ी उम्र के, पर डर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, डर के आगे ही जीत है। हौसले और साहस के साथ आज जब मंदाबेन शाह और उषाबेन शाह शहर की सड़कों पर स्कूटर चलाती हैं, तो आते जाते लोग उनके जज्बे, जोश को सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। आमतौर पर जहां लोग उम्र के इस पड़ाव तक आते आते हालात के सामने घुटने टेक देते हैं, खासकर गाड़ी चलाने से तो परहेज ही करते हैं या उनके घर वाले ही ऐसा करने से मना कर देते हैं, वहीं मंदाबेन बेफिक्र और निडर होकर आते जाते ट्रैफिक में बेहद आराम से स्कूटर राइड कर रही हैं। मगर क्या मंदाबेन के लिए स्कूटर राइड करना महज शौक है या कुछ और वजह? इस पर वो कहती हैं कि जब जिंदगी पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए तो जीवन की ये सच्चाई ही वक्त की दरकार बन जाती है। मैं 62 साल की थी तब से सिखाना शुरू किया। किसी को मैं काम बताओ हो न हो, मेरे को तकलीफ पड़ती थी, उसको भी दुख होता था, मेरे भी दुख होता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जितनी तकलीफ पड़ने दूँ, मन स्कूटर तो सीख लूँ। ये दरमियान मेरे को एक बहन मिली जो अपंग थी, उसका मैंने स्कूटर मिल गया। थोड़ा दिन स्कूटर पड़ भी गया, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा कि ये तो मेरे को बहुत मुश्किल होगा, तो मैंने सीख लिया। दरअसल मंदाबेन ने 62 की उम्र में 4 स्ट्रोक स्कूटर सीखा और फिर तब से लेकर आज तक कभी भी किसी के सामने खुद के काम को लेकर हाथ नहीं फैलाए। हालांकि कई दफा लोग जब उनकी बुजुर्गियत को देखते हुए घर पर आराम करने की सलाह देते हैं, तो मंदाबेन की ऐसी हाजिर जवाबी आपको हिम्मत जरूर देगी। मेरे को ऊपर बोलता बा आपको घर हो, आपको कोई बुलाते हैं, आप घर हो, आराम करो। मैं तो आराम नहीं, मैं तो प्लेन भी उड़ा सकती हूँ। 86 साल की मंदाबेन शाह जहां सामाजिक कामों से जुड़ी रही हैं, तो वहीं 83 साल की उषाबेन ने भी कई संस्थाओं के साथ जुड़कर स्लम की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया और आज वो अपनी बड़ी बहन मंदाबेन के साथ रोजमर्रा के कामों में साथ दे रही हैं। मैंने बड़ी बहन के साथ स्कूटर के साइड कार में बैठकर बहुत काम किया। आज भी हम दोनों एक साथ मिलकर कहीं भी स्कूटर पर आते जाते हैं और खुद का काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अहमदाबाद की सड़कों पर इन दोनों बुजुर्ग स्कूटर राइडर्स बहनों का जोश, जिंदगी के प्रति अटूट विश्वास ही खासकर महिलाओं को एक स्वस्थ और निडर जीवन जीने का साफ मैसेज दे रहा है। ये जो जोड़ी है अहमदाबाद की सड़कों पर अमूमन देखने को आपको मिल जाती है और इस जोड़ी को लोग स्कूटर वाली बा के तौर पर जानते हैं। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे, अहमदाबाद। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।